बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासबा। आज का प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है और आप सब लोग ईद मना चुके होंगे और उम्मीद है कि आपकी ईद खैरियत से गुजरी होगी। अल्लाह ताला ने रमज़ान के बाद मुसलमानों के लिए ये जो तोहफ़ा रखा है, ये उसकी मुशक्क़त और मेहनत के बाद मुसलमानों को एक इनाम दिया जाता है और इसको ईद को मुसलमान रमज़ान के बाद सेलिब्रेट करते हैं। हर शख्स, छोटे बड़े बड़े बच्चे अपने अपने अंदाज से इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। हमने आज का प्रोग्राम एक मुहासबा स्पेशल है। ये इस तरह 1 on 1 प्रोग्राम होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा रूटीन से इस तरह हट के है कि इसमें कोई तल्ख़ सवाल नहीं होगा। मीठी ईद है, मीठी मीठी बातें होंगी और जो मेरे साथ लोग हैं वो इतनी खूबसूरत शख्सियात हैं कि वो आज बात करेंगी, आपसे मुखातिब होंगी और आप उनकी बातें सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो अच्छी लगेंगी। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके लिए जो हमारे मेहमान शख्सियात हैं उनकी जो बातें हैं, जो उनकी व्यूज़ होंगे, वो आपके लिए मुफीद ज़रूर साबित होंगे। मैं बिला तख़ीर अपनी जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे आज, जिन्होंने हमें इस ईद के पुरमसरत मौके पे ज्वाइन किया है, उनका आपसे तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे दाएँ तरफ मौजूद हैं जनाब अतीकुर रसूल साहब, एडवोकेट हैं और साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के मारूफ वकील हैं, दानिश्वर हैं, तजज़िया निगार हैं और अपना एक बहुत अच्छा अंदाज़ है इनका बोलने का, समझाने का, और ये कानून के तालिब इल्म है और अपनी जो है इस चकवाल में ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी अपनी जो है रूटीन की प्रैक्टिस करते हैं। अतीक साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे बाएँ तरफ हाफ़िज़ अब्दुल्ला निसार साहब मौजूद हैं, जो मरूफ आलिम दीन भी हैं और इसके अलावा इनकी शख्सियत का एक और समाजी पहलू भी है जिसका हम आज यहाँ पे ज़िक्र करेंगे, बयान करेंगे। हाफ़िज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा बाबर सलीम साहब, एक नामी ग्रामी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं और तमगा इम्तियाज़ का जो एक वाहिद चकवाल में, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में किसी सहाफ़ी को जो सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला है, उसके भी ये एज़ाज़ इनको हासिल है। ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बात गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अब्दुल्ला निसार साहब से। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो यौमुल ईद है, इसका ज़रा मज़हबी पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा बयान करें, फिर हम बात जो आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जैसा कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर जो एक अहम तरीन इबादत फ़र्ज़ की है, जिसे हम रमज़ान मुबारक के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो रमज़ान चूँकि एक बहुत ही मुक़द्दस और अहम तरीन महीना है और मुसलमानों की इबादत में से एक बहुत अहम तरीन इबादत है। और सन 2 हिजरी के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए, तो यकीनन रमज़ान के रोज़ों के बाद जो मुसलमान रातों को क़याम और दिन को रोज़े के साथ और सहरियों और अफ्तारियों की बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिहर्सल होती है जिसे इंसान गुज़रता है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो इंसान का जुड़ता है और अल्लाह ताला की तरफ जो इंसान की रग़बत होती है, तो एक मख़सूस माहौल है उसमें से जब इंसान गुज़रता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इनको पुरमसरत मौका देने के लिए जो यौमुल ईद है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मौजूद है, तो ये रमज़ान के एंड पे यानी यकम शवाल को ये एक अहम तरीन दिन है। मुसलमानों के पास जो ईदें हैं वो 2 ही हैं साल के अंदर, जिसमें ईद उल फ़ितर है और ईद उल अज़हा है। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक ख़ास दिन मुसलमानों को दिया है, जो रमज़ान की मेहनतों के बाद मुसलमान जो हैं वो इस दिन खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो असल में तो ये ईद बहुत सारे जो हैं हमारे बुज़ुर्ग उलमा और फ़ुक़हा ने ख़ुसूसी तौर पर इस जो बात की है, ईद तो असल में उसकी है जिसने रमज़ान का पूरा एहतराम किया है, उसके रोज़े रखे हैं, रातों को क़याम किया है, और वाक़अतन जो इसका रूह थी ना रमज़ान की, कि उसने वाक़अतन अपने रब से अपने साबका गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करवा ली और अल्लाह ताला से उनको माफ़ियाँ मिल गई हैं। तो यकीनन ये ईद का दिन, खुशी का दिन तो बुनियादी तौर पर उनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये आप चूँकि तारीख़ के तालिब इल्म भी और आप बड़ी बड़ी गहरी नज़र है आपकी, चकवाल आपने बनते भी देखा है और फिर जिन जे तकाई मराइल से गुजरा है, ज़िला भी बना है। उसके बाद 50 साल पहले सर ईद कैसी थी और आज कैसी है? देखें जी, बड़ी ईद, ईद उल फितर, ये छोटी ईद, बड़ी इनकी आला रवायात हैं और ये मतलब है कि बड़ा फेस्टिवल और सारा और ये अभी जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि ये ईद ऐसा मौका है कि अब ये चकवाल में वो किधर अमेरिका कनेडा हज़ारों मील दूर मतलब लोग हैं, तो ये एक अजीबो गरीब ये माहौल है कि ईद घर करनी है। तो अभी आप ये देखें, ये मैं अभी आज भी जिक्र किया, ये बाजारों का आप रुख करें, देखें साइडों पे जो सड़कें हैं
कारें, गाड़ियां, इंसान, ये एकदम किधर से लोग आ गए, ये सारे बाहर से आए हैं। ठीक है। ये मुल्क कोई मुलाजमत में है तो टारगेट ये आप देख लें, हर उसका अगर कोई नौकरी पेशा है, कराची में है, सिंध में है, हैदराबाद में है, तो उसने अगर कोई अपनी प्लानिंग अगर मनसूबाबंदी की है अगर घर की तरफ आने की, तो वो ईद एक उसका एक फोकल पॉइंट है। ठीक है, लेकिन सर आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले क्या पोजीशन थी? अब देखें ना, इसमें जरा आप वसाइल और सारा जिद्दत आ गई है, जिद्दत आ गई, टेम्परामेंट और स्पिरिट वही है, उसी तरह ही आप देखने किधर किधर से चल के लोग, और ईद घर गुजारने के लिए 8-8, 10-10 रोज, वो जो आप अगर 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो एक हफ्ता पहले लोग मतलब उधर चल पड़ते थे, जिस तरह ट्रैवलिंग का, जिस तरह खास कर ये जो बैरूनी ममालिक में है, वीजा लेना, सारा पूरा एक बड़ी एक्टिव एफर्ट है। मगर आप ये देखेंगे अगर अभी आप ईद के मौके पे ऐसे ऐसे चेहरे जो आपने कभी नहीं देखे, जो जिनका तल्लक इसी इलाके से है, इसी उस पे है, तो वो क्योंकि हालात और उसकी वजह से वो उधर है, तो ईद ये एक ऐसा मौका है कि ये ऑल दी वे मतलब लोग इधर इस मौके पे पहुंचते हैं और मिलने मिलाने का भी एक बहुत बड़ा सारा। तो अभी देखो ना इधर ये आप चकवाल की अगर बात करें तो ये ईदगाह जो है ये मरकजी मतलब है, ये इधर इज्तिमा है। फिर इधर चकवाल शहर में इधर कादी मदर फैन रूम, इधर कमेटी बाग में ये एक परमानेंट इवेंट है, खुली जगह पे। फिर उधर दारुल उलूम मनफिया, ये एक मुख्तलिफ ईद के बड़े इज्तिमात इधर चकवाल शहर में, ये एक बड़ी रवायत है और ये बड़े भरपूर तरीके से ये रवायत। तो ये सर इसकी मरकजी जो है ईदगाह ये पहले ही मौजूद थी या उसके बाद? ये मतलब ऐसे छोटी थी, फिर उसको डेवलप खुली जगह भी कहीं आपने के सामने हुआ है कि कहीं किसी खुली जगह पे और किसी मतलब किसी ग्राउंड में जो अदा हुई हो? जो देख रहे हैं मरकजी ईदगाह है, अब तो मसाजिद में भी बड़ी है। तो हमारे तो पड़ोस में उधर सनातन गली में जो नरून चकवाल शहर है, उसमें दारुल उलूम मनफिया, मुर्शिद आलम और सारा पीर हबीब उनके बुजुर्ग होते थे। ये मस्जिद मलंगा तारीख का अगर आप जिक्र करें तो ये उस वक्त क्या में पाकिस्तान के वक्त ये सनातन धर्म था। ये जो रवि दारुल उलूम बड़ा ये सारा मस्जिद है, तो ये सनातन धर्म था, स्कूल भी था। तो ये सनातन धर्म की जगह ये जब वो पार्टीशन बनी है ना, तो इधर एक मस्जिद मतलब है मस्जिद मलंगा। ये जो मुर्शिद आलम है वो पीर हबीब साहब, ये वहुला और फिर ये सूंस केसर से ये हिजरत करके पहले वहुला और वहुला से फिर इधर, ये उस वक्त मतलब है कि ऐसे छोटा सा मतलब है जो एक मस्जिद है, तो वो फिर वक्त के साथ देखें वो मरूम मैं जिक्र जरूर करूंगा, तो वो अब्दुल रहमान कासमी बड़ी इमामी स्पिरिट थी उनमें। पीर हबीब तो वो तो मौलवी थे ना पक्के, बड़ा नूरानी चेहरा, तो वो कहते हो इतना जो जब लगा मस्जिद देखे ना करोड़ों रुपया लगा उस वक्त भी, तो वो सारे कासमी साहब टेक्सटाइल मिल बना लेंगे भाई, ये मतलब उन्होंने कहा साड़ी टेक्सटाइल मिल नहीं है मतलब है कि वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत है। उन्होंने कहा जी मैं अगर लोगों दिमाग में लाने अगर मैं मस्जिद हुक्का भी रखना पे तो मैं रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, तरगीब देने के लिए, तरगीब देने के लिए, ठीक है, इस्लामी उसमें नमाज के लिए जो है ना, ठीक है, तरगीब देने के लिए, ठीक है। ये एक मतलब है इधर चकवाल में मतलब भी एलिमेंट तो वैसे भी आपने देखा कि ये इधर दोबारा ये एक मैं बिल्कुल ये दावेदार हूँ कि ये रूहानी सरजमीन है जी, ये चकवाल, ये इधर आऊबा उधर बाहर, ये इधर हैदर शाह की नगरी, फिर ये बरी इमाम, ये इधर करसाल उनका बेस कैंप है। तो ये देखने तमाम तार इधर हमने वो फिर उस वक्त जब ये शिद्दत इधर मदवी इधर शिया सुन्नी आदम तारक वो ये सारे जो ये एक मखसूस फिगर था, ये जो है बात कर रहा हूँ आदम तारक, ये सारा हेडक्वार्टर हमारे पड़ोस में। अच्छा, और ये दारुल उलूम मनफिया में पीर हबीब और फिर आगे सारा आखिर तक रहा, सारे जितने बड़े जो लीडर हैं, ज़ियाउर रहमान फारूकी बड़े, ये सारा वो फिर बाद में वो उसकी नजर हुए। तो ये एक बड़ा ये एक जंक्शन था, मगर ये अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने आगे क्लोज से देखा है कि ये इतनी जब जंग में सैकड़ों लोग मरे हैं जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं। ये सारा बेस कैंप होने के बाद जो उधर से चलता था नहीं जंग चकवाल आके तो वो साल पड़ोसी ना जब बाबर नु बुलाओ जी खबर, तो वो मैं ये फ्रीक्वेंटली ये सारा
तो ये अल्लाह का बड़ा करम है चकवाल पे। ठीक है जी, बोला अल्लाह का बड़ा करम है खाई साहब, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह का करम रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला का ये करम और ये खुसूसी फजल करम हमारे ऊपर जारी और सारी रहे। ईद का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यकीनन आपकी मसरूफियात भी साथ साथ होंगी, आप अपने उसको भी टाइम दीजिए, हमें आपको भी हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो हमारे साथ अतीक रसूल साहब हैं और मैडम शाजिया ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासबा स्पेशल। ईद का ये प्रोग्राम है और अभी हमें मैडम शाजिया एडवोकेट ने ज्वाइन किया। मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से तशरीफ़ लाएँ, वक्त से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएँ। और हमें बातचीत हो रही थी हमारी रूटीन में, हमने अब्दुल अंसार साहब से बात की, ख्वाजा साहब से बात की, और अभी अतीक रसूल साहब से मैं पूछूँगा। अतीक साहब, आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ एक दही इलाके से है, ठीक है, आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और अभी आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस फील करते हैं आप, मतलब ईद वहाँ की, गांव की और शहर की, कोई फ़र्क है या अभी रवायात उधर से इधर जा रही हैं, उधर किधर आ रही हैं, इसमें क्या कैसा फील करते हैं आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आज इस प्रोग्राम की वसात से एक चीज़ और भी शेयर करता चलूँ कि मैं मेरी जो बर्थ प्लेस है वो कराची है। ठीक है, मेरी जो इनिशियल ब्रॉटअप है वो कराची की है। मैं अक्सर दोस्तों से मजाक में हंसता भी हूँ कि मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो कराची की है, आला तालीम मेरी चकवाल की है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी जो इब्तदाई ईदें हैं वो कराची में की है, मैंने वहाँ की भी ईदें देखी। चलें, वो ज़्यादा बेहतर हो गया कि चकवाल और कराची में जरा आप कंपेयर कर। और मैं अभी वो खालिद साहब बात कर रहे थे, अब्दुल्ला साहब भी जब बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमने जिस तरह खालिद साहब फरमा रहे थे कि लोग जो है वो ईद अपने घर जाके करनी है, जो पंजाबी में कहते हैं ग्राम है ईद, तो हम कहते थे कि हमने ईद पंजाब जाके करनी है, पंजाब, तो हम फिर वहाँ से ट्रेन के जरिए आते थे पंजाब। तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट का माहौल होता था। वहाँ से हमने ट्रेन के जरिए आना और फिर हफ्ता 10 दिन जो उधर वो बर्थ से ऊपर वो बर्थ के लिए वो अवेलेबल भी रश होता है ईद पे, एक्साइटमेंट बड़ी होती है ना, ईद पे जाने हम तैयारी कर रहे हैं। बल्कि वो बड़े तारीखी मामलात हैं। पूरी एक जो है वो ज़ाहिर है हमारे ज़्यादातर जो मेरे ननियाल हैं वो कराची रहते हैं, सेटल्ड उधर, तो मैक्सिमम लोगों का प्लान यही बनता था कि हम इकट्ठे जाके यहाँ से जाएंगे और ईद करेंगे, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। तो सीट्स भी और फिर बर्थ पे सोना भी, और फिर मुख्तलिफ रोडी सेक्टर में खासतौर पे बड़े मशहूर वो थे स्टेशन और रबड़ी वहाँ से खानी। तो वो इस ईद का फिर अगर आप गांव में आते हैं तो गांव में आने का ये एक्साइटमेंट होती थी कि हमारे जो कजन्स हैं, चाचा के बेटे, दाया के बेटे, बेटियाँ, कजन, उनके साथ हम जो है वो घुल मिल के ईद मनाते थे। अब बदल गया है सारा सिलसिला। अब जो है वो एक तरफ तो जिद्दत भी आ गई। अब ईद पढ़ के तो मैक्सिमम जो मैंने देखा है मेरे साथ के लोग हैं वो सोना पसंद करते हैं, घंटा 2 घंटे वो ईद करते हैं, उसके बाद वो मोबाइल यूज करते हैं और फिर शाम को फिर कहीं मोबाइल यूज करते हैं या सो जाते हैं। तो ईद जो है वो पहले वाली जो एक्साइटमेंट थी और जो खूबसूरती थी वो अब मुझे नजर नहीं आती। ये बदकिस्मती एक जो मैंने फील की है हमारे दरमियान। तो पहले इसमें ज्यादा खूबसूरती थी, ज्यादा मिलनसार लोग थे, इंटरेक्शन ज्यादा होता था, लोग मिल बैठते थे। अब ये चीज़ कम होती जा रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अतीक साहब। अभी मैडम हम आपकी तरफ आते हैं। आप ख़वातीन के लिए ये था कि पहले किसी टाइम कुछ अर्सा पहले जो है महफूज तरीन एक जॉब होती थी कि टीचिंग कर लें, टीचिंग के अलावा भाई नहीं बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब है। तो आपने अभी निकली हैं, तो अभी डॉक्टर भी बन रही हैं और वकला इसमें पेशे में आ पाई हैं, तो क्या फीलिंग कंफर्टेबल या अब माहौल कैसा है, क्या नई ख़वातीन को आना चाहिए इस फील्ड में? थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना अच्छे मौके पे एक अच्छा क्वेश्चन किया सो दैट के ज़्यादा ख़वातीन ख़ासतौर पे यंगस्टर्स मेरी आवाज़ सुन सकें। देखिए, लॉ से तगड़ा और कौन सा पेशा होगा ख़वातीन, यानी जिसमें एक बच्ची जो है अगर यंग एज में लॉ करके फ्रेश ग्रेजुएट, आप तो बहुत तगड़ा हो गया ना लाज आजकल तो बल्कि जी बहुत तगड़ा जो है वो अवेयरनेस कुछ ज़्यादा भी होगी। So I believe that it's the best profession for the girls, for the young ladies to come and join. क्योंकि एक तो ये कि वो शुरू से ही, यानी मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब की, मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में भी जो है वो एक्सप्लोर किया, लेकिन जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हमें हकूक़ की आगाही बहुत शुरू में एज अ वीमेन, एज अ वर्किंग वीमेन आनी चाहिए, वो अगर लॉ के पेशे में होंगे तो बहुत जल्दी आएगी। बल्कि आप चंद और लोगों के लिए कैटलिस्ट होंगे, आपकी फैमिली में, आपकी कजन्स ग्रुप, आई एम द ओनली वुमन फ्रॉम माय फैमिली कि जो लॉ में आई है और वो भी लेटेस्ट स्टेज पे।
So I now used to encourage कि आए, क्योंकि जो है वो ज़रूरी लॉ अभी जो है मेरी फैमिली में मेरी कज़न्स एंड आगे जो यंग बच्चे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और कौन सा पेशा है। एक दिन मैं बल्कि इधर एक कॉलेज में आई वाज द स्पीकर, तो मैंने बच्चियों को कहा कि व्हाट स्टॉप्स यू टू गो टू नासा। अगर वहाँ पे क्या, तो थोड़ी देर के बाद ना जब स्टेज के बाद मुझे बच्चियाँ मिली, बल्कि एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया कि मैं स्टेज पे आके बोलना चाहती हूँ, तो उसने कहा आई वांट टू डू दिस। तो एटलीस्ट वी शुड हैव दैट विल एंड विश एंड देन वी एक्सप्लोर। क्योंकि अब तो देखें ना जी, अब पेरेंट्स साथ हैं, अब बहन भाई आपको गाइड करते हैं, अब कजन्स गाइड करते हैं। अब आई फील कि फैमिली में ज़्यादा कंपटीशन होता है कि जी किसका बच्चा कितने नंबर ले रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं। जब हमने पढ़ा तो उस वक्त ये फैसले होते थे कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, अच्छा इस सेक्टर में जाना है कि नहीं जाना, अच्छा शहर से बाहर यूनिवर्सिटी में जाना है कि नहीं जाना। तो जैसे अतीक ने जिक्र किया, मेरी भी बर्थ कराची से, बट जो है ना मैं बड़ी यंगर एज से आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, सो मेरे वो ज़्यादा रहा। लेकिन जो है ना मैं तो प्रेफर करूँगी कि जो है ना ख़वातीन को हर शोबे में आना चाहिए, और लॉ में तो डेफिनेटली आना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन को बिल्कुल इस फील्ड में आने चाहिए। अब्दुल नस्सार साहब, आपने हमें जो इस दफ़ा हमें पता चला है कि आपने सहरी और अफ्तारी का बड़ा एहतमाम किया है, और इवन ये है कि लोगों के घरों में जाकर दस्तक दे के भी आपने किया है। तो ये अफ्तारी तो लोग बड़े शौक़ से करवाते हैं, और वो चूँकि उस वक्त हर कोई देख रहा होता है। एक ये भी इस मैं वैसे ज़मनन एक बात आ गई है कि अफ्तारी में ये होता है कि बहुत से लोग उसको है वो देखी जाती है सर, लेकिन सहरी जो है अगर वो करवाएंगे तो वो कोई नहीं देखेगा, तो वो उस तरफ हम ज़रा कम जाते हैं, मतलब एक रूटीन है। तो आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया, किसका ये मोटिव था, किसने आपको कहा कि ये सहरी भी आप स्टार्ट करें, और कैसा लगा ये आपको सारा? इसमें ना बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है ना इसके पीछे, जो भी आप इससे पहले अतीक भाई बात कर रहे थे ईद के हवाले से, वो जो हमारा पहला माजी था, जो पहली हमारी ईदें थी, लोगों का आपस में मिलना मिलाना, रिश्तेदारों का एक दूसरे के करीब आना, मोबाइल की वजह से जहाँ बहुत सारी सहूलतें लोगों को मिली हैं, एक चीज़ ये हुई है कि लोग दूर हो गए हैं। यानी मोबाइल से हम समझते हैं हम नज़दीक हो गए, लेकिन असल में हम दूर हो गए। अब वो जो ताल्लुक था ना जाना, और फिर मेहमान नवाजियों के कंसेप्ट था, बाकायदा तौर पे मेहमान आते थे, उनका फिर इस्तकबाल होता था, 2-2, 3-3 दिन वहाँ ठहरना रिश्तेदारों के घरों में, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गई। ठीक है। तो जैसे वो ख़त्म हुई हैं, इसी तरीके से वो जो आप अगर 20-30 साल 40 साल पीछे जाएँ तो महल्लेदारी में ये होता था, खाने लोग एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज कर लिया करते थे। अगर आपके घर में आज दाल पकी हुई है तो आप अपने पड़ोस के घर में सब्जी मंगवा लेते हैं, अपनी दाल उधर भेज देते हैं, जो कुछ खाना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। चीज़ों को महफूज करने का जो तस्वर है, जो आज फ्रिज की वजह से ये नहीं था। लोग अगर पकाते थे तो वो शेयर करते थे। ये बुनियादी तौर पे हमारे दीन की और इस्लाम की बुनियादी जो तरबियत है, ये उसका असर था। ठीक है। लेकिन अब बहुत कुछ जो है ना वो बदल गया है, लोग दूर हो गए हैं, खिलाने का जो कंसेप्ट है ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म हो गया। तो अफ्तारियों का एक सोच तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे चकवाल में इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओपन अफ्तारियाँ रोड के ऊपर करवाना, ये कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल शहर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम उधर भी अफाक मीडिया ग्रुप में भी वो भी हो रही है, वो तो काफ़ी सालों से जी चकवाल शहर में आप देख लें, 1 फाइव चौक पे हम कर रहे हैं, फिर इस तरह रेलवे फाटक जो चौक है वहाँ पे हो रहा है, इस तरह तहसील चौक पे हो रहा है, सिविल क्लब में हो रहा है जैसे आप कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सहरी का तस्वर था ना, ये तो बड़ा मुश्किल था। हमारे भी जो बुजुर्ग हैं, कायदीन है, जब हम अपनी सहरी बड़ी मुश्किल होती है उठना, तो कायदीन जब बैठे हैं तो कायदीन ने ये फैसला किया कि भाई अफ्तारियाँ तो बहुत लोग करवाते हैं, तो इंशाल्लाह हम सहरियों का जो है ना, क्योंकि अफ्तारी वो करेगा जो सहरी करेगा। सही है। बुनियादी तौर पर तो ये है ठीक है, अफ्तारी तो उसने करनी है जिसने सहरी की हुई है, जो सहरी में उठा है, रोजा रखा है, अफ्तारी तो उसके लिए। ठीक है। तो इस पे काम करना चाहिए। इसमें क्या अब्दुल्ला साहब, क्या ये कंसेप्ट है, ये जो सहरी के लिए जो आ रहा है रोजा रखेगा वो? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ वैसे खिलाने से जो मतलब हम कहते ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं कि 2:30 बजे 3 बजे जब आप गली में आवाज लगाते हैं, अपने खाने को पेश करते हैं, भाई हम आए हैं, आप अच्छा आवाज लगाते हैं, मेगाफोन पे हम आवाज लगाते हैं, तो उसमें वो पहलू भी वो आप छोड़ गए हैं, वो बजा के जगाने का भी तो हम कहते हैं देखे ना, उस वक्त जो बंदा जो हम रोजा रखते हैं, आप देख लें सुबह 2:30 बजे या 3 बजे उठ के खाना जो है कितना मसला होता है, अपना दिल नहीं कर रहा है। तो वो जो बंदा अपना दरवाजा खोलेगा, आपने उसको देना क्या है? आप सालन दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, यही आप दे रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ तकरीबन वो लेने वाले जो है ना वो 99% वही लोग होते हैं जो रोजा रखने वाले होते हैं। 2:30 बजे 3 बजे अपना दरवाजा खोल के आपके इंतजार में अगर बंदा बैठा हुआ नहीं रखना नहीं खोलेगा तो हमने पहली दफा ये 2 साल पहले हमने ये शुरू किया था। पहली दफा हमने शुरू किया तो बड़ा ही हमारे लिए मुश्किल मरहला था कि भाई तो सारी रात पकाना, फिर सुबह 2:30 बजे 2 बजे लेके इसको निकलना, फिर गलियों में घूमना। तो जो नौजवानों की टीम थी हमारी वो भी, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई शर्म आ रही थी, थोड़ा सा झिझक थी कि कैसे होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये इतना काम फैला है अल्लाह की तौफीक से। इस वक्त चकवाल शहर में तकरीबन हम 600 घरों के अंदर हम रोजाना जो है इसमें 64 शाह के अंदर हमने उसमें कोई ऐसे नहीं है बुला तो फ्री जो आवाज मारे। वो ऐसे होता है कि जब हम गली में हमारे भाई जाते हैं वो मेगाफोन पे आवाज लगाते हैं तो 1-2 दिन जो स्टार्ट में होते हैं वो कुछ होता है मसला, फिर उसके बाद वो तकरीबन मुस्तकिल ही हो जाता है। उनको पता होता है देने वालों को भी, और जो देने वाले उनको भी पता होता है इस गली में 5 लोग हैं, इस गली में 7 लोग हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लामाबाद में देखें तो वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ तकरीबन 1 लाख अफराद की सहरी रोजाना हम तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े किचन बने हैं इस्लामाबाद में। और इस तरह गुजरांवाला में अगर आपको वहाँ से गुजरन हो तो इंशाल्लाह आप वहाँ लोगों से पूछें, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेन जीटी रोड के ऊपर 1.5 लाख अफराद की सहरी रोजाना तैयार। फिर उसको महलों के अंदर उसको तकसीम करना। पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है। और इस हवाले से बुनियादी तौर पर जिसके पीछे ख्याल है वो यही है, वो जो मोहब्बतें थी हमारी आपस के अंदर, जो हम मिल्लत थे, एक कौम थे, हम उन मोहब्बतों को वापस लाएं। और ये खिलाना जो है ये उन मोहब्बतों को बढ़ाने में सबसे बुनियादी किरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब मैं कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लोग जा रहे थे मैं भी चला गया। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे उस वक्त। तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली बात वहाँ इरशाद फरमाई, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम, ऐ लोगों सलाम करो, खाना खिलाओ। बिल्कुल सही। यानी आप देख लें अगर कोई बंदा रोजा तोड़ बैठता है तो उसको क्या है कि वो 60 मस्कीनों को या 60 रोजे रखे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। कसम तोड़ बैठता है तो क्या करे, 10 मस्कीनों को खाना खिलाए। यानी इस्लाम के अंदर जो बुनियादी तौर पर खिलाने का जो कंसेप्ट है ना ये बहुत शानदार है और ये इंसानियत की खिदमत है। फिर इसमें ये नहीं है कि मस्कीन का लफ्ज़ है, ये नहीं कि मस्कीन नमाजी है, परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है, रोजेदार है तो फिर आपने खिलाना है, नहीं। लेकिन इस्लामी तालीमात में मैं अर्ज करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को, एक बनी इसराइल की उस औरत ने जो गुनाहगार औरत थी, सिर्फ प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ कर दिया। अगर कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ताला की रहमत मिल सकती है तो ये तो अशरफुल मखलूकात लोग हमारे भाई हैं। तो ये बुनियादी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये शुक्र है कि हम ईद पे सर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर ये रमज़ान की शुरू में होता तो हमें घर से कहना था कि भाई जाएँ आप से सुबह से उठना ख़वातीन के लिए भी बहुत मुश्किल है, पूरे घर के लिए सहरी बनाना। तो खाई साहब आप की तरफ मैं आऊँगा तो आपने तारीख़ की बात की है सर। एक तो ये बताएं कि आज से जब सर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त क्या तरीकाकार था सहरी इफ्तारी का उठाने का, जब आपने कुछ और बता रहे थे कि वो तरीकाकार मुख्तलिफ था। क्योंकि ये मतलब है कि हमारे खानदान में रोज़ा रखने की एक ठीक है एक मतलब पाबंदी है, मौजूद थी खासकर वालदा की तरफ से, मतलब मजहबी 5 वक्त की नमाजें और वो ठीक है। तो उसमें मतलब है कि रोज़ा रखना मतलब है ना ये एक माहौल होता है ना, माहौल। अगर बीच में अगर 2-4 नहीं रख रहे हैं खाने पीने की सहूलत अगर मौजूद है तो बाकी बंदे का दिल यही करता है चलो जी सही है। लेकिन कुछ नहीं मिलना उम्मीद है नहीं है तो फिर तो जाहिर है रखेंगे वो। उसमें आप ये देखा है वो उस वक्त जब हमने फिर बीच में एक वो कहते हैं ना एज के साथ जो सारा बीच में फिर एक वो जवानी का जो दौर है ठीक है उसमें ये काफी वो मैं इधर क्योंकि ईद का मौका है ना ये जरा शेयर करना चाहिए। वो हमारी गली में ना वो हमारी मुलाजमा थी बूढ़ी ख्वातीन ना, तो वालदा क्योंकि लाहौर से ज्यादा सारा फैमिली लाहौर थी तो वो रोजों के मौके पर जब वालदा घर पे नहीं है ना तो वो अब वो उसके जिम्मे था कि भाई सारा रोजा ही होता तो कोई नहीं है तो वो उधर अब आ रही है, वो उसको टाइमिंग है ना 12-1 बजे 2 बजे आगे उसने तो वो आ गया 70 ईयर्स ओल्ड खातून है लेडी ठीक है माजर खातून वो ऐसे कह रही है मैं भाई आपको फोन कर रही है कि भाई मैं ऐसे गली में दाखिल होने के लिए तो सामने भाई 2 बंदे ना बात कर रहे, उन्होंने कहा तेरा रोजा, उन्होंने कहा कोई नहीं, उन्होंने कहा तेरा, उन्होंने कहा मेरा भी कोई नहीं, उन्होंने कहा चल खा जाएंगे
तो मतलब ये वो भी आप बाहर लगाते हैं कभी उधर से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो भी वक्त था। तो फिर उस वक्त में जरा हैरत होती कि भाई ये जून और जुलाई के रोजे कैसे रखे जाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पीछे अब फिर वो एक और दौर आया ना, शादी शुदी और सारा, फिर वही मजहबी रुझान पे। तो अब ये वो 16 घंटे का गर्मी का रोजा वो भी, और अभी ये सारा मैं 15-20 साल से बिल्कुल रोजा जो है ना जी, तो ये जो इस्लामी तो चलो क्या उसको स्वाब मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मगर मैं ये मेरा मुशाहदा 70 साल मेरी उम्र है, तो ये मुझे कोई बीमारी नहीं होती जी माशाअल्लाह। ये चीज रोजे रखने से, हाँ बिल्कुल। इधर तो मैंने देखा नौजवान लोग जी जरा थोड़ा जाते मतलब पंचर हो जाते हैं। अब्दुल्ला साहब ये बिल्कुल बदन की ये ज़कात है ना, बदन की ज़कात है। मुझे कोई उसमें नहीं जी, कोई सर दर्द छोटे छोटे हाथ में बदे कोई बीमारी मुझे नहीं होती जी माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, यकीन है कि ये रोजे की बिल्कुल सर, ये रोजा जो है ये बदन की ज़कात है। ठीक साहब, उसी वजह से आप सर एक तो ये है कि इस ईद पे कैदियों को बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है सर। और ये मतलब एक अजीब बात है कि एक बंदा एक मुजरिम है तो उसको चलें, मैं समझता हूँ कि रिलैक्सेशन जिसका ये कोई ज्यादती की हुई है उसके साथ कि ये कोई ज्यादती नहीं हो जाती या क्या, मतलब ये क्यों है, ये रूल आइन में है, कानून में है, ये कौन सा ये कानून है कि आप 3-4-6 महीने के लिए आप रिलैक्स कर देते हैं? बुनियादी तौर पर ये डिस्क्रिशन है सदर की, और ये यूँ समझ लें कि सदर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस तरह से आप कुछ ले लें कि ये एक तोहफे की शक्ल में आती है ईद की के पुरमसरत मौके पे, ठीक है, कि जिनको जो है जिनके अब 3 माह नजर आ रहा है कि अब रमजान जो है वो खत्म हो रहा है, ईद आ रही है और उनकी 3 माह की कैद बकाया है, तो उनको जब ये खुशी मिलेगी कि हमें इस रमजान की बरकत और ईद की खुशी में हमारी जो 3 माह की कैद जो है वो माफ कर दी गई, तो उनके अंदर एक जो है वो कंसेप्ट बेसिकली ये रहता है कि हमें जो है थोड़ा सा बेस भी अंदर उनकी जेल के अंदर भी ये उनको पैगाम भी दिया जा रहा था, उनको पढ़ाया भी जा रहा था, और उनको ये समझाने की कोशिश भी की जा रही होती है कि अब जो गलती हो गई, जो गुनाह हो गया उसको आप छोड़ दें, जो जुर्म हो गया छोड़ दें, आप इसके बाद जब जाएं आपकी गलती जो है, आपकी खता और आपकी सजा जो है वो माफ़ की जा रही है, आप बाहर जाके एक अच्छी सर ये जेलर ही समझा रहा होता है या कोई आपकी तरफ से भी कोई लोग जाते हैं समझाने, काउंसलिंग करने? ये अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो एनवायरनमेंट होता है। मुझे इत्तेफाक हुआ है जेल के विजिट करने का और जो चकवाल की तरील जेल उधर भी विजिट करने का, ठीक है, तो वहाँ पर जो कैदी हजरात हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं, दीन को समझने वाले भी मौजूद हैं, अच्छा, और इस्लाम को समझने वाले भी लोग मौजूद हैं। फिर जो सुप्रीडेंट है जेल का, उसका बेसिकली उस पर बड़ा वेरी करता है, उसकी तबीयत और उसका मिजाज कैसा है। अगर वो मजहबी रुझान रखने वाला है तो वो जेल के अंदर भी आपको पूरा मजहबी रुझान नजर आएगा, ठीक है। अगर वो सफाई पसंद है तो आपको जेल के अंदर भी सफाई नजर आएगी, ठीक है। अगर वो खुद जो है वो आजाद ख्याल है तो आपको जेल के अंदर भी आजाद ख्याल ही नजर आएगी। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसको लीड उस वक्त कौन कर रहा है, तो उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है। सेलिब्रेट भी होती है ईद अंदर या ये इवेंट जैसे होते हैं ये इसी तरह काफी सारी चीजें अंदर होती हैं, अंदर इन्वायरमेंट बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इसमें ये मैंने पहले देखा है, जो पहले कंसेप्ट था उधर के बहुत भी खराब था, अब ग्रेजुअली चीजें बेहतर हो रही हैं। आप अगर कभी विजिट करें आपको सफाई बेहतरीन नजर आएगी, आपको जो अंदर कैद लोग हैं उनका आपस में इंटरेक्शन बड़ा बेहतर नजर आएगा, ठीक है। और जो जेलर हजरात हैं, जो वहाँ के जो अमला है, उनका उनके साथ रवैया, जो जेल के अंदर कैदी हैं उनके साथ रवैया आपको बड़ा पॉजिटिव नजर आएगा। तो ये बेसिकली उसके पीछे जो सजाएं माफ करने का जो कंसेप्ट है, एक तो ये है कि उनको गिफ्ट दिया जाए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके यही है कि ये गिफ्ट जो है वो पॉजिटिव सेंस में लें और बाहर जाके अपने आप को बेहतर करें। ठीक है जी। जो मैं मैडम आपकी तरफ में आऊँगा, एक तो ये बताइएगा कि ये जब आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया है तो वो मुख्तलिफ जो हमारे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ये जो शोबे हैं हमारे, उनमें एक लेग पुलिंग का ही होता है, आंसर होता है, और दूसरा सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स को, वो हमारे इस्लाम पुराना कालम समझते हैं कि भाई ये पढ़ लिया तो इसकी अहमियत कोई नहीं, तो सीनियर्स का बिहेव इसमें वकला बरादरी में कैसा है आपके साथ, और जो नए आने वाले हैं उनके साथ कैसा? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जो वकालत है ना वो एक ऐसा पेशा है, मैं तो कहती हूँ इट इज़ इन इटसेल्फ इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप। ना ये एक सरकारी नौकरी है, ना एक कोई एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, ना किसी की ये जिम्मेदारी है, ना पेंशन, ना यानी ना स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। बट फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप में। नंबर 2, इन इटसेल्फ एक जो सीनियर है ना वो जूनियर को ट्रेन भी करता है, उसकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन वो अपने आप में एक कंपेटिटर भी तैयार करता है, ठीक है। आज मैं किस तरीके के साथ अटैच्ड हूँ कि मैं सीख रही हूँ कि मैंने क्रिमिनल लॉ पे सीखना है, ये सीखना है,
और कल जो है हम दोनों एक ही कोर्ट में 2 डिफरेंट पार्टीज के काउंसिल होंगे, सो वी विल बी कंपीटिंग ईच अदर। सो लैग पुलिंग हर जगह हर सेक्टर के अंदर होती है, तो यहाँ पे थोड़ा इसलिए में भी ज़्यादा मैं कहती हूँ लैग पुलिंग से ज़्यादा शायद जो है ना बेटर वर्ड किया जा सके, काइंड ऑफ कंपटीशन है जिसमें हम डिराइव कर रहे होते हैं कि जी हम अपना केस बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। एट द एंड वी आर आंसरेबल टू एंड वी आर अकाउंटेबल टू आवर क्लाइंट्स। तो हम उनके कानून के अंदर रहते हुए उनकी राइट्स की फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो है ना लेट्स से कि जिस तरह के अब फैमिली केसेस होते हैं, अब उसमें हमने कौन सा कोई 2 लॉयर्स हैं आपस में कोई लड़ना नहीं है, लेकिन कानून पता हो, एक जो हम एक लेट्स से किसी चाइल्ड की राइट के ऊपर बोल रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, असिस्ट कर रहे हैं सो दैट कि उसको प्रॉपर एक उसका राइट मिल सके। तो उसमें ये है कि जी फिर आप दोनों लॉयर्स जो है दोनों अपने अपने पार्टीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब सीनियर का जो रोल है ना वो बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा रोल है जो सीनियर के कंधों पे आता है। जिस तरीके से वो ट्रेन करेगा ना जूनियर्स को, जैसे कि वो अगर इस पे ट्रेन करेगा कि उसको पढ़ना सिखा दे फ्रॉम वेयर टू लुक। अगर आपने एक नई प्रोपोजिशन आ जाती है अचानक, आजकल आईटी का दौर है, आईटी से रिलेटेड मैटर आते हैं, एफआईए से रिलेटेड आते हैं, हैरेसमेंट पहले अवेयरनेस नहीं थी। अब लड़कियों को पता है जी, रात चलते हुए अगर कोई हमें कहेगा, कोई एक स्माइली फेस ही भेज देगा, अनवांटेड जेस्चर शेयर करेगा, तो उनको पता है कि ये हैरेसमेंट है। ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को खटखटा सकते हैं उसके डोर को। तो अब ये जो चेंज आ रहा है इसमें तो सीनियर का और भी रोल ज्यादा हो गया। तो अगर सीनियर ये बता सकता है ना कि जी लेट्स से अब आप वही जैसे खालिद साहब ने बात की ना, थोड़ा पीछे चलें। अब मेरे सीनियर जो है अगर खाली मुझे ये बता दें कि कानून अगर एक एडवांस फॉर्म की प्रपोजिशन आपके पास आ जाए, तो आपने बेसिकली देखना कहाँ है, which book to consult, which law to consult, which act to see and how to get yourself prepared। अगर वो ये सिखा दे तो फिर कल एडवांसमेंट आएंगी तो नई चीजें आप पुराने से ही डिराइव करके लाएंगे। ठीक है। तो एक तो आपको स्किल आना जरूरी है, वो स्किल आपके सीनियर्स आपको सिखाएं, और ये उनकी सीनियर्स कोऑपरेटिव है, मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई सीनियर्स पूछते हैं। चिकवाल के अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब की जूनियर हूँ। ठीक है। और वो ही in himself is an institution। इसी तरीके से जो और आप उन्हें जो जूनियर्स क्रिएट करे, they are seniors to most of our people। ठीक है। So इस तरह, और खास तौर पे मैंने एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि ख़वातीन के लिए बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। ठीक है। ठीक है। ख़वातीन को एक तो जो है ना, मैं बल्कि जब शुरू में गई इंटरेस्टिंगली, तो मैं जो है मैंने बड़ा गोरों कालों के साथ भी काम किया हुआ, मुख्तलिफ कल्चर्स में, तो जो है ना मुझे मतलब ये भी था कि जी वी आर इक्वल, जब मर्द और औरत बराबर एक प्रोफेशन में तो बराबर है। तो मैं जैसे एंटर होना तो वो जितने को 10 मर्द वकील बैठे वो खड़े हो जाएंगे, प्लीज बैठे बैठे। मैं बड़ी परेशान मैंने ये जो है ना यहाँ पे, यानी दिन में अगर 10 दफा आपने चैम्बर से उठ के कोर्ट के वापस आए, 10 दफा उन्होंने ये एक्ट करना है। तो ये वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन मैंने कहा कि ये क्या ना, तो बराबरी की सतह पे काम कर रहे हैं, बट दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे वो एंड दे शो। तो ये एक चीज है। वैसे ये कि वो लेग पुलिंग का मैं तो पॉजिटिव अंदाज में ये लेती हूँ कि दैट इज द कंपटीशन यू टेक, और उसमें फिर ठीक है। चलें, बहुत अच्छा। पूरा हमारा आस्ते आस्ते वाइंड अप जा रहा है। मैं अब्दुल सर साहब आपके पास शॉर्ट सा क्वेश्चन जवाब आप तो रखूँगा, शॉर्ट जामे में जवाब दीजिएगा। सर अभी जो हमारे हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, जिस बदअमनी है, बदहाली है, महंगाई है, निकलने का कोई आसान तरीन जो चंद लफ्ज़ों में ज़रा कोई हल सलूशन आपकी नज़र में क्या है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो सबसे जो बड़ी हमारी कमज़ोरी आ गई है इस वक्त, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एक मिल्लत और एक कौम नहीं रहे। ये जो दूरियां पैदा हो गई हैं ना, चाहे वो सियासी बुनियादों पे हों, मजहबी बुनियादों पे हों, ज़ुबान और कल्चर की बुनियादों पे हों, ये जो दूरियां हैं ना, इन्होंने हमें तोड़ के रख दी है। मसाइल इतने गंभीर नहीं होते, मसाइल हर दौर में रहे हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल दौर में लोगों ने गुजारा किया है। ठीक है। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा मुश्किल हालात में नहीं है। हमारा इससे बड़ा जो अलमिया है वो है कि हम अब एक कौम नहीं है, हम यकसू नहीं है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है मसाइल को हल करने की, कि आप एक कौम बने।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हिजरत करके तशरीफ लाए तो आप अगर मदीने के माहौल को देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि 3-3 चांद गुजर जाते हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, यानी भूख और अफलास की तो ये हालत थी। लेकिन वहाँ क़यादत इतनी ज़बरदस्त थी कि उस क़यादत ने पूरे उस माहौल में बसने वालों को, चाहे वो मक्के से आने वाले मुहाजिर थे या मदीने के बसने वाले अंसारी थे या दूसरे जो लोग भी जो उस मायदे में शरीक हो गए मदीने में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल की आदत से उनको एक लड़ी में परो दिया, एक कौम बन गई। जब आप कौम बनते हैं ना तो मसाइल अल्लाह ताला फिर रास्ते निकाल देता है, रास्ते निकल आते हैं जब आप कौम बनते हैं। इस वक्त हमारा जो अलमिया है वो सबसे बड़ी परेशान कौन बात हो, जो मैंने आपने पहले मुझे सवाल किया था, हम ये जो काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसकी बुनियादी तौर पर पीछे वजह यही है, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर वही शऊर दोबारा हम उसको खड़ा करें और हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार खिलाना, एक दूसरे के पास बैठना, तोहफा तोहफ़ देना, लोगों की आसानियाँ बांटना। जब हमें से हर शख्स अपने तौर पे ये खड़ा होगा ना इंशाल्लाह इस मामले में जी खाई साहब, आप चूँकि आपकी सहाफ़त सियासत और हुकूमत पे गहरी नज़र है, तो आप ज़रा बताइएगा ना कि ये अब जो सियासी हमारे हालात हैं ये अब तरी की तरफ दिन ब दिन हम बजाय बेहतर होने के ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूँ तारीख का तालिब इल्म जी, तो ये सारा ओवरऑल सारा तो ये जो अभी 2 वकला बैठे हैं तो ये गला सड़ा ये निज़ाम है, ठीक है, बिल्कुल बदबू आ रही है, सपन फैल रहा है, ठीक है। हर शोबे में कोई ऐसे किसी की तरफ आके अदलिया देखने सारा ऊपर देखने कितने कितने अच्छे मौके मिले, अगर कोई करना चाहते तो कर नहीं। तो अब ये देखने नीचे अदालतों में ये सवाए, मैं कहता हूँ कि कई दफा शेयर किया थी साहब से मैंने, ये अदालतें दिल्लत और रसवाई की गार्ड नहीं है जी। 8 बजे आगे आप लाइन में लग जाए, 3 बजे तारीख हो गई है, आप इंसाफ लेने आए हैं, ठीक है। तो इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज ही अदल है, तो वो उसमें आप इंसाफ ही नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर आप बाकी उसका फिर असरात आप देख लें। अब ये जो माहौल बना हुआ है, तो ये मैं आज ही आपका मासबे में मैं ये तारीख के तालिब इल्म, ये अब ये निज़ाम जो है ना जी, ये निज़ाम ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा निज़ाम चेंज होने जा रहा है। जब तमाम रास्ते बंद हो जाए तो कानून कुदरत अमल में, अगर इस्लाम और उसकी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी रहनुमाई का कुरान। अभी आज हमने उधर प्रेस क्लब में बात की है, उन्होंने कहा जब आइन पे आपने अमल ही नहीं करना, क्या आइन है जी? आइन है जी बड़ा मुकद्दर है, बड़ा मुकद्दर है। आज ही आपने बात की, कुरान को आइन बना दो ना, कुरान को आइन बना दो। उन्होंने कहा वो कहते हैं अब्दुल्ला साहब, ये मैं भी उधर वो सजाए मौत है करप्शन की चीन में, तो वो कहते हैं जिसको सजाए मौत तरीका देखें, उन्होंने कहा वो उसको डग ऐसे किया ना, उन्होंने कहा गोली के पैसे जमा कराए तो लाश लेके जाए, जो गोली मारी है उसके भी पैसे लेके जाए, पैसे जमा कराए। वो देखने कहते हैं ये अभी जो पूरी दुनिया अमेरिका को उसने नीचे लगा दिया है, तो सारा देख रहे हैं। तो वो उसमें मेहनत तो वो अपनी जगह पर ना, तो ये एक सिस्टम और निज़ाम जो है ठीक हो गया जी। ये अभी पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। कुरान सबसे बेहतरीन जो सजाएं और जज़ा और सजा है, तभी मसला होगा। बिल्कुल आप सऊदी अरब में देखना, अब तो वो मॉडर्न हो गया जी, अल्लाह माफ करे अभी जो खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले मगर वो मैं जब उम्र में गया 2015 में, तो वो अदान हुई है तो लोग सारा करोड़ों चीजें जोड़ के एक निज़ाम है नमाज के लिए जाट पड़े हैं, मगर अब वो भी उधर भी अब वो चल पड़े जी। अतीक साहब, आप सर वकील इब्ने वकील हैं, आपको इनहेरिटेड भी आप में ज़ाहिर है कुछ चीज़ें, तो आप सर क्या देख रहे हैं अभी पार्लियामेंट को, अदलिया को, और ये आप जो हालात आप सामने आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कि इससे कोई तब्दीली, जैसे खाई साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है, रखें हम तब्दीली की? मैं भी एक कानून और तारीख के तालिब इल्म होने के नाते मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं, और ख़ास तौर पर हम जो है वो तारीख देखते हैं, फिर इंटरनेशनल जो हमारे पास हैं जानने के लिए, समझने के लिए और पढ़ने के लिए जो तवारीख में लिखी गई चीज़ें हैं, और हमने ज़ाहिर ममालिक की तरक्की की, जिस तरह से चीन का जिक्र कर रहे हैं, दीगर ममालिक का जिक्र कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देख के आप एनालाइज करें तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अब चाहे हमारी अदलिया हो, चाहे हमारी इंतज़ामिया हो, चाहे हमारी मुकन्नना हो, या जो फैसला साजी करने वाले लोग हैं, उन्हें अब बैठना पड़ेगा, उन्हें बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि हमने जो है वो किस सिमत में जाना है। अभी हम देखें, हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नोवेयर, हमारा हम किसी सिमत में नहीं जा रहे। हम जो है वो आप देखें, हम निज़ाम इंसाफ की बात करते हैं तो उस पर लोगों को एतराज़ है, और उनका एतराज़
किसी हद तक जायज़ भी है। अगर आप पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी करने वाले इदारे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हर पार्टी के लीडर जो है वो आपको उस पर मुकदमात बने हुए हैं, वो आपको करप्ट नजर आता है। तो जिसने कानून बनाना है वो अगर करप्ट है, आपकी पार्लियामेंट पर आपको एतराज आता है कि करप्ट लोग बैठे हुए हैं, तो ये कैसी कानून साजी करेंगे जिस पर अमल दरामद फिर कोर्ट्स में होगा या उसके हवाले से आप कोर्ट में जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को देखना है। फिर आप जिस तरह इंतजामिया की बात करते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करते हैं, तो आपको नजर यही आता है कि ये तमाम लोग उन पॉलिटिशियंस के नीचे लगे हुए हैं जो करप्ट हैं। तो फिर आपका जो साइकिल है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। आपने बैठ के पॉलिसी बनानी है और फैसला करना है कि एक लाइन खिंच जाएगी, इससे आगे जो भी क्रॉस करेगा उसको हमने जो है वो इजाज़त नहीं देनी। जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। आखिरी क्वेश्चन आपसे है, फिर प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। ये जो अभी हम ईद का मौका है, हमारी जो यंग गर्ल्स हैं जो घरों में बैठी हैं, जो हमें इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपको ऐसा दें उन्हें, ताकि वो जो है ना वो किस फील्ड में जाएँ, ब्राइट उनका फ्यूचर जो है वो किस फील्ड में बेहतर होगा, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करें? अच्छा, एक मैं सबसे पहले ख़वातीन को और सबको विश करूँगी ईद मुबारक। और माशाल्लाह ये क्योंकि छोटी ईद है, रमज़ान के बाद मीठी ईद है, तो मेरी हमेशा से मैसेज होता है कि जितने भी तंग इन्वायरमेंट हो, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये जो हमारे इस वक्त पॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हुई हैं, उसके बावजूद इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमें अपने रिलीजन ने, कल्चर ने दिए, मिल बैठें, चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं, एक दूसरे को विश करें। जब हम स्टूडेंट थे तो कार्ड्स लिखते थे दोस्तों को, ये वो, अब तो कार्ड्स भी व्हाट्सएप पे हो गए हैं, इसलिए वो पढ़े नहीं जाते होंगे। तो जो है ना, विश ईच अदर, ईद ग्रीटिंग्स करें, मिलके बैठें, और वो जो छोटी छोटी बैठक है ना, कल्चरल बैठक घरों में, ये वो, उनमें डिस्कस करें अपने जो है ना वो एनवायरनमेंट को। तो उधर से ही चेंज उधर से आता है, एंड चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। सो एक तो वहाँ से ये मेरी विश है, और दूसरी ये कि ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली आपने कहा, तो उसमें मैं समझती हूँ कि जो नंबर वन, तो वी आर लाइक 51% ऑफ द पॉपुलेशन, मुझे लगता है शायद उससे भी ज़्यादा हूँ। तो जो है ना, दुनिया ओपन एक खड़ी है, जितनी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जितने चैलेंजेस बढ़ते हैं, इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो मेरा यकीन है कि जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको हम यूथ डिफाइन करते हैं, उनको तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उनके पास जो ई कॉमर्स की जो ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर कुछ हमने कल्चर छोड़ा। पिछली देर मैंने अपनी अम्मी को कहा, मेरी अम्मी बहुत अच्छी ये लेस बनाती थी क्रोशिया से, तो जो है ना, मैंने उनको कहा कि अम्मी ना, आप मेरी बेटी को, अच्छा मुझे सिखाई उन्होंने कुछ एम्ब्रॉयडरी, मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर वक्त के साथ वो छोड़ दिया। तो मैंने कहा मेरी बेटी को सिखा दें, ये तो ख़त्म हो जाएगा, डिज़ाइन कैसे बनते हैं ये वो ना। तो अम्मी भी रिलक्टेंट और बच्ची भी रिलक्टेंट, लेकिन somehow I try to manage। आपको गोरियां अभी भी बैठ के वर्किंग वुमेन भी अपनी स्वेटर बुनती हैं, तो इसी बहाने ये कल्चर सीखें, इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। और अगर किसी को इशू है, बिकॉज मैं बहुत सारे इंटरनेशनल नेटवर्क्स की मेंबर भी हूँ, ये वो हम यहाँ पे चिकवाल में कुछ एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव हमने लिए हैं, तो ऑनलाइन हेल्प मौजूद है। और ये जो, यानी मैं बहुत सारे ऐसे इदारों के नाम बता सकती हूँ जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं जॉब के लिए जाएं, अपने छोटे छोटे काम सीखें, सोशल मीडिया वेब सिस्टम को एनालाइज करें, ई कॉमर्स पे जाएं, वो काम कुछ ना कुछ करें। आजकल कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी भी ये होता है, लेट से मैंने अगर अपना लॉ का कोई केस प्रिपेयर करना है, तो एक तो मैंने बताया कि जैसे हमारे चैट जीटीपी आ गया तो आसान हो गया सारा काम। तो वो जो है, आप देखें ना जी, इस तरह के प्लेटफॉर्म क्या हमारे पीछे भी मौजूद नहीं थे। और अच्छा, वैसे हमारी वो जो जनरेशन है ना, ये वो जनरेशन है जिसने सबसे ज्यादा तब्दीलियां देखी। टेलीफोन आने से लेके मोबाइल, टीवी, एलसीडी, वाईफाई, फलां 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 फलां। तो अब तो चैट जीपीटी आपने जिक्र किया, अब लेकिन अब उसमें सिलेक्टिव कैसे होना है, यानी आप जो है वो। और एक में ये जो यंग मदर्स हैं, उनको मेरी एडवाइस होगी कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनको मॉनिटर जरूर करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट्स दे आर वाचिंग, देख के आ रहे हैं। और हाँ, एक जो यंग लड़कियां हैं खास तौर पे, वो अपनी जो पोस्ट भी लगा रहे हैं, जैसे अपने हस्बैंड मेरे सोशल मीडिया को जो तो वो भी जरा देख के समझ के, बुलिंग ना हो। तो जितनी मेरे ख्याल चैलेंजेस है, ये अपॉर्चुनिटीज है, इतने ही साथ आपके इश्यूज हैं जिनके आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आप तस्वीर अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, ईद मनाइए, खुश रहिए। और जो ओवरऑल कलेक्टिवली जो बात है वो ये है कि मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मायूसी गुनाह है।
जैसे सर ने फरमाया है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, भूख और मुफलिसी जो है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप मायूस बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला हमारे हालात पहले भी अल्लाह ने बदले हैं, फिर भी बदलेगा, और अंधेरा जितना भी गहरा क्यों ना हो उसका रोशनी का एक नुक्ता उसका सीना चीर कर देता है। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।